14 अगस्त 1947 को एक ऐसी ट्रेजेडी इस दुनिया में होती है जो कभी भी इंसानियत ने नहीं देखी थी। अखंड भारत के दो टुकड़े होते हैं और धर्म के आधार पर पाकिस्तान नाम का एक नया देश जन्म लेता है। इस पार्टीशन में 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 83,000 से भी ज्यादा औरतों का रेप हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा माइग्रेशन इस समय हुआ था, लेकिन फिर भी ये पार्टीशन लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए काफी बेनिफिशियल साबित हुआ। जानेंगे इस वीडियो में। अब देखिए, भारत में 7th सेंचुरी से लेके लगभग 500 साल तक हमेशा नॉर्थ वेस्ट के एरिया से इस्लामिक इन्वेजन होते रहे। सबसे पहला इस्लामिक इन्वेजन मोहम्मद बिन कासिम ने किया था सिंध में, जहां उसने सफलता पाई थी। लेकिन 13th सेंचुरी तक इस्लामिक इन्वेजन दिल्ली तक आ चुका था और मुगल एम्पायर बनने के बाद इंडिया का सिस्टमैटिक इस्लामाइजेशन शुरू हो गया। अब जैसे जैसे इंडिया में इस्लामाइजेशन बढ़ रहा था, मुस्लिम आबादी बढ़ती चली जा रही थी और 19th सेंचुरी के लास्ट तक इसने टू नेशन थ्योरी का जन्म ले लिया। और टू नेशन थ्योरी को फॉर्मुलाइज किया था सर सैयद अहमद खान ने, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे। और इस थ्योरी को चरम सीमा पे ले जाके इम्प्लीमेंट करने का काम मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। टू नेशन थ्योरी के हिसाब से इंडिया में भले ही लोग एक डीएनए, एक ड्रेस, एक लैंग्वेज और एक कल्चर को मानते हो, लेकिन फिर भी वो अपने धर्म की वजह से एक साथ नहीं रह सकते हैं। इनफैक्ट जिन्ना ने खुलकर साफ शब्दों में कहा था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग सिविलाइजेशन है और ये कभी भी साथ में नहीं रह सकते हैं। जिस वक्त इंडिया का पार्टीशन हुआ था, तब इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन लगभग 30% के आसपास थी। अब हिंदू उस वक्त कंफ्यूज थे टू नेशन थ्योरी को लेके, लेकिन मुस्लिम से एकदम क्लियर थे। वो पॉलिटिकल और रिलीजियस अफेयर्स में एकदम यूनाइटेड रहते थे। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है 1919 में खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करना, जहाँ पे इंडिया का कोई लेना देना नहीं था कि टर्की में क्या हो रहा है। इनफैक्ट खिलाफत मूवमेंट कहता था कि टर्की में इस्लामिक कैलिफेट को फिर से रिस्टोर करना है, लेकिन गांधी जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और यहाँ के हिंदू ये खिलाफत मूवमेंट में भी कूद पड़े। और आज भी टर्की इंडियन सबकॉन्टिनेंट में रहने वाले लोगों को एकदम इंफीरियर समझता है और ये उनके ट्विटर पे कमेंट से भी साफ समझ में आता है। अब इंडिपेंडेंस के पहले मुसलमान सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात करते थे, यानी वो जिस जगह पे रहते हैं वहां पे उन्हें कुछ एक्स्ट्रा राइट्स चाहिए और कुछ एक्स्ट्रा पावर भी चाहिए। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत इंडिया के पार्टीशन की नींव रखी गई, क्योंकि यहाँ पे भारत तो अखंड था, लेकिन इंटरनली उसे पूरी तरीके से सेपरेट कर दिया गया था। इस प्लान में जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं, उनका अलग प्लान होता, उनके अलग रूल्स होते, अलग लॉ होते और उनका गवर्नेंस भी एकदम अलग होता। यानी एक ही देश के अंदर मल्टीपल लॉज एग्जिस्ट करते। लेकिन इस सिस्टम में मुस्लिम्स को आर्म्ड फोर्सेस, करेंसी और इंटरनेशनल रिलेशंस में बराबरी की हिस्सेदारी मिलती। अब ऐसे में भारत में बनने वाले हर एक कानून पे मुस्लिम्स को एक वीटो पावर मिल जाती, लेकिन हिंदुओं को ऐसी कोई वीटो पावर नहीं मिलती। अब कांग्रेस का अपीजमेंट 1916 से चला आ रहा था, जब इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया था और उसके बाद खिलाफत मूवमेंट में भी बढ़ चढ़कर मुस्लिम अपीजमेंट किया और इनका साथ दिया। और जब मोपला मैसेकर केरला में होता है, जहां हिंदुओं को मारा जाता है, कांग्रेस का रिएक्शन कुछ इस तरीके से था। Mopla bravery must command admiration. These Malabaris are not fighting for the love of it. They are fighting for what they consider is their religion, and in the manner they consider is religious. They are brave. Then came the cruelest of blows, a plea to the Hindus to rationalize the bloodbath by taking recourse in dharma. जब पाकिस्तान की डिमांड को लेकर जिन्ना डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल देता है, तब नोआखली मैसेकर में 5,000 हिंदुओं का नरसंहार हो जाता है। इसके अलावा न जाने कितने लोगों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया, औरतों और बच्चों को बेघर किया गया, किया गया, उनके साथ जोर जबरदस्ती की गई। लेकिन ऐसे टाइम में भी गांधी जी का रिएक्शन कुछ ये था: औरतों को मरने की कला सीखनी होगी। बलात्कारी के सामने झुकने से अच्छा है कि वो उससे पहले खुद अपने हाथों से अपना गला घोटकर या फिर जीभ को दांतों में दबाकर मर जाए। 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, जिसमें कांग्रेस सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड को एक्सेप्ट कर लेती है। तो यानी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में मुस्लिम वोट देंगे और एक मुस्लिम लीडर को इलेक्ट करेंगे, जबकि ऐसे एरियाज जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में नहीं है, वहाँ पे मुस्लिम और हिंदू सब मिलकर वोट करेंगे और तब अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेंगे। तो कितनी खतरनाक स्ट्रेटेजी थी कि जहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में है, वहाँ पे उनके पास वोटिंग राइट तक नहीं है, लेकिन जहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी में, वहाँ पे उनके पास वोटिंग राइट भी है और वो अपने वोट को किसी भी पार्टी और कैंडिडेट के फेवर में दे सकते हैं। और जब हिंदुओं का मैसेकर हो रहा था, तब गांधी जी क्या सोचते थे? और इन सब के बीच में जब 1946 में प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं, तब 90% से ज्यादा मुसलमान
मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया था और कांग्रेस को वोट नहीं मिला था। तब जिन्ना ने तो साफ साफ धमकी दे दी थी और शक्ति प्रदर्शन भी कर दिया था कि अगर हमें एक अलग देश नहीं मिलता है तो हम एक अखंड भारत में भी हिंदुओं का क्या हाल करेंगे और कांग्रेस पार्टी के साथ क्या करेंगे। उसका उन्होंने सीधा सीधा एग्जाम्पल डायरेक्ट एक्शन डे में दिखा दिया। ऐसे में सरदार पटेल और नेहरू जैसे लीडर्स पार्टीशन के प्लान को एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये एक्सेप्ट करना उस वक्त काफी ठीक भी था। अब देखिए 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान कितना खतरनाक था ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब देखिए इंडिपेंडेंस के पहले किस तरीके से मुस्लिम अपीसमेंट हो रहा था वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, लेकिन आजादी के बाद भी किस तरीके से मुस्लिम अपीसमेंट चले जा रहा था। मुसलमानों की सिर्फ 15% आबादी थी, लेकिन फिर भी उन्हें वक्फ एक्ट दिया गया और इसके तहत अगर वक्फ बोर्ड को ऐसा लगता है कि कोई जमीन मुसलमान की है तो वो जमीन पे आराम से कब्जा कर सकता है और इसके लिए वक्फ बोर्ड को कोर्ट में कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जो दूसरी पार्टी है वो ये प्रूफ करे कि उसकी जमीन है, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ वो ऐसे इंसान पे डाल दिया गया है जो बेचारा खुद एक विक्टिम है। 2009 में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी 4 लाख एकड़ थी जो आज लगभग दुगनी हो चुकी है। इंडिया के एकमात्र मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 दिया गया जिसके तहत वहां पे हर व्यक्ति को और पूरे स्टेट को स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं। राजीव गांधी ने शाह बानो नाम की एक मुस्लिम औरत जिसे ट्रिपल तलाक उसके शौहर ने दे दिया था, लेकिन उसके बाद भी उसे एलिमनी का कोई राइट नहीं दिया गया क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में एलिमनी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। मंदिरों को गवर्नमेंट कंट्रोल के तहत रखा गया है, उनसे टैक्स लिया जाता है, लेकिन मस्जिदों पे कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है और उनसे किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट मंदिरों पे और हिंदुओं के संस्थानों पे तो लागू होती है, लेकिन मुसलमानों के संस्थाओं पर लागू नहीं किया जाता है। एनसीईआरटी की किताबों में मुसलमान इन्वेडर्स के जितने भी क्राइम रहे हैं, सेक्स स्लेवरी से लेकर रेप, एब्डक्शन और मंदिरों को तोड़ना, सब कुछ एनसीईआरटी ने बड़े आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से व्हाइट वॉश कर दिया है। काशी, बनारस, मथुरा और अयोध्या में इल्लीगली जो मस्जिदें बनी थी हिंदुओं के मंदिरों पे, आज भी वो मंदिर नहीं बने और उसके लिए कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। एक राम मंदिर का केस जरूर जीत लिया गया है और शायद 2024 में राम मंदिर बनके तैयार हो जाएगा, लेकिन बाकी और मंदिरों का क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदू और जैन मंदिर तोड़कर कुतुब मीनार बनाई थी जिसके कसीदे हम पढ़ते हैं और जिसे देखने हम बड़ी शान से जाते हैं और बताते हैं कि वाह क्या इमारत है। आज भी आकार पटेल जैसे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड करते हैं। अब सोचिए 15% में इतना उत्पात मचा रखा है, अगर ये आबादी 35% तक पहुंच गई होती तो आज क्या हालत होती। कुछ नेशनलिस्ट मूवीज जैसे द कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी और तानाजी जैसी आ भी रही है, वो भी आप भूल जाइए कि कभी बनाई जाती। पूरे देश में इस्लामिक आक्रांताओं के नाम पर सड़कों के नाम होते, बिल्डिंगों के नाम होते, शहरों के नाम होते। एक एग्जाम्पल देता हूँ, कश्मीर में एक शहर है अनंतनाग, लेकिन वहाँ की लोकल आबादी उसको इस्लामाबाद बोलती है, जबकि ऑन पेपर्स वो शहर आज भी अनंतनाग नाम से जाना जाता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वहाँ की पूरी आबादी कन्वर्ट होके मुस्लिम बन चुकी है, इसलिए वो उसे अनंतनाग की जगह इस्लामाबाद बोलने लगे हैं। जब ये लोग 15% है तब तो कुछ ऐसी धमकियां देते हैं, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। अब 35% आबादी में किस तरीके की अराजकता फैलती और हिंदुओं का किस तरीके से जीना हराम होता वो तो हम खुद ही समझ सकते हैं। इंडिया की आर्मी, डिफेंस और जितने भी वाइटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब जगह इनकी घुसपैठ होती और ये उसके बाद किस तरीके से इंडिया के फॉरेन रिलेशंस को मैनिपुलेट करते हैं, इंडिया की इंटरनल पॉलिसीज को मैनिपुलेट करते हैं, ये सोच कर भी एकदम आप कांप जाओगे। अभी जब एक स्टेट मुस्लिम मेजोरिटी है तब वो आर्टिकल 370 की डिमांड करता है। आप सोचिए पाकिस्तान का पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बंगाल और यहाँ तक कि केरला और हैदराबाद जैसे जो स्टेट्स हैं, वहां पे भी आर्टिकल 370 जैसे कुछ स्पेशल प्रोविजंस होते जिसके तहत इन लोगों को स्पेशल राइट्स चाहिए होते, स्पेशल मॉनेटरी एलोकेशन चाहिए होता, हर तरीके के टैक्स में छूट चाहिए होती और उसके बाद भी देश विरोधी नारे लगते। अब ऐसे में दुर्गा पूजा, छठ पूजा, रथ यात्रा कैसे निकल पाती ये आप खुद ही सोच लो। जबकि कुछ समय पहले हरियाणा में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है नूह, जहाँ पर 80% मुस्लिम आबादी है और उन्होंने किस तरीके की भीषण हिंसा करी थी, एक जलाभिषेक यात्रा को पूरा होने नहीं दिया था। अब ऐसे में अगर इस्लामिक स्टेट वो बांग्लादेश या पाकिस्तान में हो रहा है तो ऐसे में इंडिया और इंडिया में रहने वाले हिंदू तो कम से कम सेफ फील कर सकते हैं। पार्टीशन के बाद भले ही 70 साल लगे हों, लेकिन आज हिंदुओं में एक जागृति आ चुकी है। आज उन्हें पता है कि उनके अधिकार क्या है। आज कोई राम मंदिर के नाम पे अपना सर शर्म से नहीं झुकाता है और आज हमारे नेता गर्व से जय श्री राम बोलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।
और अलग अलग मंदिरों में जाकर तिलक लगाते हैं। इनफैक्ट महाराष्ट्र पे तो हिंदुत्व की वजह से उद्धव ठाकरे की सरकार तक चली गई और वहां पे हिंदुत्व के नाम पे शिवसेना और बीजेपी की सरकार दोबारा से आई। ये चीज इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रही है, वरना हमेशा राजनीति सेक्युलरिज्म के नाम पे होती थी, कभी हिंदुत्व के नाम पे नहीं हुई। सोचिए अगर भारत अखंड होता तो ऐसे में पाकिस्तान और बांग्लादेश के ये अनपढ़ जाहिल और आतंकवादी ये सब इंडिया का हिस्सा होते और इनका सारा बोझ इंडियन इकोनॉमी पे होता, और हम बजाय एक टेम्पल्ड इकोनॉमी डेवलप करने के, जहाँ पे मंदिरों की वजह से इतना टूरिज्म बूस्ट हो रहा है, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, उसके बजाय हमारी सारी एनर्जी और सारे रिसोर्सेज इन जिहादियों से लड़ाई झगड़ा करने में ही वेस्ट हो रहे होते। अब आप सोच लीजिए कि पाकिस्तान की जो टोटल जीडीपी है वो 290 बिलियन यूएस डॉलर्स है, यानी इंडिया में अगर मुकेश अंबानी और रतन टाटा ये दोनों मिल जाएं तो पूरे के पूरे पाकिस्तान को बड़े आराम से खरीदने की दम रखते हैं। पाकिस्तान के बनने से अफगानिस्तान में जितना आतंकवाद फैला हुआ है, अगर भारत अखंड होता तो सारा का सारा वो पाकिस्तान के थ्रू इंडिया में आता, लेकिन चूंकि पाकिस्तान बीच में एक बफर स्टेट का काम करता है, ऐसे में तालिबानियों का जितना भी फैलाया हुआ गंद है और जितना अफगानिस्तान में आतंकवाद है उसका सारा खामियाजा अकेले पाकिस्तान झेल रहा है और इंडिया पूरी तरीके से सेफ है। मोहम्मद कासिम से लेके महमूद गजनवी और अहमद शाह अब्दाली ये सब नॉर्थ वेस्ट से आए थे, तो इसलिए कोई भी आतंकवादी घटना अगर अफगानिस्तान में होती है तो उसका सबसे पहला असर पाकिस्तान में होता है। अब देखिए जैसे खान सर कहते हैं अखंड भारत उनका एक सपना है, अखंड भारत देखना चाहते हैं। उस सपने को पूरा करना कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, लेकिन उसके पहले कुछ कंडीशंस है। जैसे इंडिया को एक ग्लोबल सुपर पावर बनना होगा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड मिलिट्री, और ये तभी पॉसिबल है जब इंडिया लगभग 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की इकोनॉमी बनता है, और उसके लिए इंडिया को चाहिए एटलीस्ट 10 साल की कंप्लीट पीस, यानी कि कोई भी लड़ाई झगड़ा बॉर्डर्स पे नहीं होना चाहिए। साथ ही अगले 20-30 साल तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, यानी सेंटर पे एक मजबूत प्राइम मिनिस्टर हो जो कि बहुत ही बोल्ड रिफॉर्मेटिव स्टेप्स उठाने में पीछे ना हटे। इसके अलावा इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशनल पावर के रूप में उभरना होगा, जिसमें इंडिया किसी भी तरीके से, चाहे वो सनातन धर्म हो, योग हो, मेडिटेशन या फिर इस्कॉन और बैप्स जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जिस तरीके से हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं उसमें कभी पीछे ना हटे, उसे कोई शर्म ना आए अपने धर्म को एक्सेप्ट करने में, अपने कल्चर को एक्सेप्ट करने में। और साथ ही में पाकिस्तान और बांग्लादेश की इकोनॉमी जितनी ज्यादा वीक होगी उतना ही ज्यादा लोगों का धर्म पर से विश्वास उठेगा, क्योंकि कहते हैं ना भूखे पेट भजन न होए गोपाला, यानी कि आप अगर भूखे हैं तो ऐसे में आप उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और फिर आप अपने रिलीजन को प्रीच करिए, उनकी कंडीशंस को इंप्रूव करिए और उनकी घर वापसी कराइए। और ये जो इस दुनिया में जीते हैं कि हम अरबों के या तुर्कों के या मंगोलों के वंशज हैं, वहां से बाहर आके ये इस हिस्ट्री को एक्सेप्ट करें कि इनके पूर्वज एक्चुअली हिंदू हुआ करते थे। अब ऐसे में यूरोप में जिस तरीके से बॉर्डर्स आज इररिलेवेंट हो गए, लोग एक देश से दूसरे देश बड़े आराम से चले जाते हैं, चाहे रोड्स की कनेक्टिविटी हो या रेलवे की कनेक्टिविटी हो, तो बॉर्डर्स सिर्फ मैप पे हैं, लेकिन इन प्रैक्टिस किसी किस्म के कोई बॉर्डर्स नहीं है। तो हो सकता है आज से 50 साल बाद इस तरीके का एक अखंड भारत बन जाए, जहाँ पे पाकिस्तान, बांग्लादेश हो और क्या पता श्रीलंका और अफगानिस्तान भी हो। अब मैंने आपसे एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर और एक स्टेबल गवर्नमेंट की बात करी थी, लेकिन अगले 2024 के इलेक्शन में क्या इंडिया को एक मजबूत सरकार मिल पाएगी और किस तरीके से ऑपोजिशन अलायंस मोदी जी को काउंटर कर रही है, उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसे आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।